Hey everyone, I hope you all are doing absolutely fine and welcome back to my channel. So this is the part number 6 of Lean System and Innovation. तो हम लोग को स्टार्ट करना है अपने अनदर लीड से, लीड नंबर 3 से, दैट इज द 5S. सो इसको स्टार्ट करने से पहले आई लाइक यू ऑल टू रिकॉल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट. तो लीन सिस्टम की जो हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लीन सिस्टम एम्स एट waste minimization without sacrificing productivity and optimizing workflow within a manufacturing system. और हम लोगों ने कुछ प्रिंसिपल्स भी पढ़े थे लीन सिस्टम के. सो देयर वर 4 प्रिंसिपल्स, PWCF. पी का मतलब था परफेक्ट फर्स्ट टाइम क्वालिटी, डब्ल्यू का मतलब था वेस्ट मिनिमाइजेशन, सी का मतलब था कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड एफ का मतलब था फ्लेक्सिबिलिटी. राइट. तो अगर हम बात करें जस्ट इन टाइम की, तो जस्ट इन टाइम मतलब जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े वैसे ही प्रिक्योरमेंट और प्रोडक्शन के बारे में था. उसमें हम कब प्रिक्योर करेंगे और कब हम प्रोड्यूस करेंगे. तो उसमें हमारा बेसिकली जो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा था वो वेस्ट मिनिमाइजेशन वाला हो रहा था. सिमिलरली अगर हम बात करें केज एंड कॉस्टिंग की, जो ली नंबर 2 था, तो उसमें दे एम्ड एट व्हाट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. अब जो है हम एम करेंगे इस वाले एम के साथ में परफेक्ट फर्स्ट टाइम क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी के लिए आपको एफिशिएंट होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए, तभी आपका जो काम होगा वो क्वालिटेटिव मैनर में आएगा. उसी तरह से आप अगर अपने प्रोडक्शन में भी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करोगे तो वर्क आपका बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव मैनर में होगा. तो अगर हम बात करते हैं 5S की, सो ये जो लीन है दिस इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 जापानीज वर्ड. और इन्हीं के साथ में हम ये एम करते हैं कि हमको अपने वर्क स्पेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिससे कि हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ला पाए अपने काम में. ठीक है. तो ये वाला जो लीन सिस्टम है इसका एम क्या रहता है? इट एक्सप्लेन्स हाउ अ वर्क स्पेस शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर efficiency and effectiveness by identifying and storing the items used, maintaining the area and sustaining the new order. कि आप कौन कौन से तो आइटम्स यूज करो, कैसे अपने एरिया को मेंटेन करो एंड कैसे आप न्यू ऑर्डर को सस्टेन करो. सस्टेन का मतलब लॉन्ग टर्म तक कैसे उसको लेकर के जाओ. ठीक है. तो अभी तक क्या बताया मैंने आपको? ये निकला है आपका 5 जापानीज वर्ड से. दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि ये एम करता है अबाउट व्हाट, अबाउट ब्रिंगिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आइटम्स यूज करो, देन कैसे मेंटेन करो एरिया को एंड कैसे आप न्यू ऑर्डर को सस्टेन करो. ठीक है. तो उसका मेन एम जो निकल के आता है वो आता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, और 5 जापानीज वर्ड से बना है. तो ये 5S की जो फेजेस हैं इनका मीनिंग जो जनरल लैंग्वेज में है वो क्या है? इनका मीनिंग है सॉर्ट, देन सेट इन ऑर्डर, देन शाइन, देन स्टैंडर्डाइज एंड देन सस्टेन. ठीक है. तो बारी बारी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको एंड उसमें हमारा फिर 5S जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो ये वर्क एरिया से डिटरमाइंड है कि वर्क एरिया में आप क्या करो. नाउ से फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 4 सब्जेक्ट्स हैं अपने इसमें ग्रुप 2 में या ग्रुप 1 में जो भी आप पढ़ रहे हो. ठीक है. तो जैसे कि आपने सोचा है कि मैं एक बार तो एक स्लॉट में न्यूमेरिकल पढ़ूंगा, देन दूसरे स्लॉट में मैं थ्योरी पढ़ूंगा, देन अगेन मैं न्यूमेरिकल पढ़ूंगा एंड अगेन मैं थ्योरी पढ़ूंगा. इस तरह से आपने जो है अपना टाइम टेबल सेट किया है. अब आप गए पढ़ने, पढ़ने बैठे आप, वहां पे आपका सारा का सारा सामान बिखरा हुआ था. पेन कहीं पड़ा है, बुक्स कहीं पड़ी है, कॉपी कहीं पड़ी है, कैलकुलेटर कहीं है, बुक्स में भी किसी सब्जेक्ट की कहीं है, किसी सब्जेक्ट की कहीं है. एवरीथिंग इज वेरी वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड. तो क्या आप ठीक से बैठ के वहां पढ़ पाओगे? कैसे पढ़ पाओगे? आपको अकाउंट्स पढ़ना है, आपको दिख ही नहीं रही है उसकी बुक, हर चीज बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो क्या उसमें परफेक्ट फर्स्ट टाइम क्वालिटी आ पाएगी? बिल्कुल नहीं आ पाएगी. सेम आप इमेजिन करो वर्क प्लेस पे जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, कोई चीज कहीं पड़ी है, कोई चीज कहीं पड़ी है, कैसे प्रोड्यूस करोगे, कैसे प्रोडक्शन करोगे आप? तो ये 5S का जो फर्स्ट वाला एस है ये उसी के लिए आया है, दैट इज सॉर्टिंग. मतलब कि आपको जैसे सपोज अकाउंट्स पढ़नी है तो आपकी जो टेबल है उसमें आप सिर्फ वो वाला मटेरियल अपने पास रख लो जो आपको अकाउंट्स के लिए चाहिए. जैसे आपको एक रजिस्टर चाहिए, आपको अकाउंट्स की बुक चाहिए, आपको पेन चाहिए, और आपको कैलकुलेटर चाहिए, और आपको दिमाग चाहिए, है ना? ओके, दिस इज नॉट दिमाग, दिमाग ऐसा ऐसा. ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको चाहिए. अगर आप इसके साथ में अपनी लॉ की बुक भी रख लोगे, अपनी टैक्स की बुक भी रख लोगे, तो ना तो आप ठीक से फोकस्ड हो पाओगे, देन देयर आर चांसेस कि वो अननेसेसरी आइटम्स आपको डिस्टर्ब करें.
राइट। तो इसलिए जो पहला वाला एस है, दैट इज व्हाट, दैट इज eliminating the obstacles and evaluating what are the necessary items with regard to cost और other factors। तो इसी तरह से अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो आपको प्रोडक्शन करते टाइम भी जो जो मशीनरी चाहिए वो अपनी वर्क प्लेस पे रखो, जो जो टूल्स चाहिए वो अपनी वर्क प्लेस पे रखो, बाकी आप सारी फालतू की चीज़ें हटा दो। तो एलिमिनेट कर दो जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं एंड इवेलुएट करो क्या ज़रूरी सामान है विद रिगार्ड टू कॉस्ट और अदर फैक्टर्स, सिर्फ उसी को अपने पास रखो। ठीक है। और ये भी बोलता है कि अगर आप अननेसेसरी आइटम्स रखोगे तो उससे आपको फालतू का डिस्टर्बेंस ही होगा, इसलिए आप उसको एकदम हटा दो, उसको एकदम सेपरेट कर दो, तो उससे चांसेस भी आपके डिस्टर्बेंस के कम हो जाएंगे एंड एकोमिलेशन अगर हो रहा है अननेसेसरी आइटम्स का उसको भी आप प्रिवेंट करो। तो सॉर्टिंग बेसिकली यही बोलता है कि जो जो आपको नेसेसरी आइटम्स है उनको सॉर्ट करके अपने पास में रख लो, उसे इवैल्यूएट करो क्या नेसेसरी है एंड उसको अपने पास में रख लो। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉर्ट, या फिर जापानीज में इसको सीरी भी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें सेट इन ऑर्डर, दूसरा इस क्या बोलता है, सेट इन ऑर्डर। तो जो आइटम्स आपने अभी सॉर्ट करे थे उसका अरेंजमेंट कर दो। आप अरेंजमेंट, जैसे आप एफआर पढ़ने जा रहे हो, अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हो, कुछ भी पढ़ने जा रहे हो आप, तो आपने अपनी टेबल पे इस तरह से सेट करना है जैसे आप अपने, अगर लेफ्ट साइड कैलकुलेटर रखो, राइट साइड आप अपना, बीच में आप अपना रजिस्टर रखो, राइट साइड आप अपने सारे पेन्स रखो, देन कॉपी के ही एकदम पीछे आप अपनी बुक रखो। तो उससे क्या होगा, उससे आपको कैलकुलेट करना है तो आप अपने लेफ्ट हैंड से कर लोगे, लिखना है तो आप अपने राइट हैंड से कर लोगे। लेकिन अगर आप यही कैलकुलेटर को यहाँ रख दोगे या यहाँ रख दोगे तो आधे से ज्यादा टाइम तो आपका अननेसेसरी मूवमेंट्स ही होंगे कि बार बार आप जाके वो कैलकुलेटर लेकर के आ रहे हो, है ना। तो इसलिए जो जो नेसेसरी आइटम्स आपने सॉर्ट करे थे उसको इस तरह से अरेंज कर दो। ये बेसिकली किसकी बात करता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की। सो अरेंजिंग ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, necessary items into their most efficient and accessible arrangement so that they can be easily selected for use and make workflow smooth and easy, जिससे आपका काम बहुत इजीली हो जाए। अगर आप इसको इमेजिन करें प्रोडक्शन के टाइम पे, तो प्रोडक्शन के टाइम पे भी आपके बहुत सारे टूल्स लगते हैं ना, तो टूल्स को आप इस तरह से सिस्टमैटिकली अरेंज कर दो कि जब जो टूल चाहिए वो आपको फौरन मिल जाए एंड आपका जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ हो जाए। ठीक है। देन इंश्योर करो फीफो बेसिस सो दैट इट इज इजी टू फाइंड एंड पिकअप नेसेसरी आइटम्स। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो आपका प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करो, जिससे आप जो है नेसेसरी आइटम्स को इजीली फाइंड कर पाओ और पिक कर पाओ। देन प्लेस करो कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस विद द फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंपोनेंट्स बीइंग नियर टू द वर्क। तो मतलब कि आप जो है कंपोनेंट्स को उस तरह से यूज कर रहे हो विद द फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंपोनेंट्स बीइंग नियर टू द वर्क। तो कंपोनेंट्स का इसका यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब शायद ये होगा कि जो भी आपका और एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए। ठीक है। तो कंपोनेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस आप प्लेस करो विद द फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंपोनेंट्स जो कि नियर्ड है आपके वर्क के साथ में। सो बेसिकली ये वाला जो ऐसे, दिस इज ऑल डीलिंग विद द अरेंजमेंट, सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट। ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं शाइन। तो शाइन का मतलब क्या हुआ, आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, आपने सॉर्टिंग कर लिया, आपने अरेंजमेंट कर लिया, अब डेली का डेली अगर आप अपने टेबल को क्लीन नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, उससे आपकी टेबल गंदी हो जाएगी। तो अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो उससे देर आर चांसेस, जैसे आप अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो, कोई डिवाइस यूज कर रहे हो एंड इफ यू आर नॉट क्लीनिंग इट, तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं तो देर आर चांसेस कि वो डैमेज हो जाए कहीं ना कहीं। इसी तरह से अगर हम फैक्ट्रीज की बात करें तो वहां पे भी जो भी नेसेसरी एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है, क्लेanलीनेस रिक्वायर्ड है, वो मशीन्स को दी जाए। ठीक है। प्रॉपरली उनको ग्रीस वगैरह करा जाए। तो शाइन जो है वो उसी से ही रिलेटेड है, दैट यू हैव टू क्लीन योर वर्क प्लेस ऑन डेली बेसिस कंप्लीटली और सेट क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी। अगर डेली बेसिस पे नहीं भी कर रहे हो तो उनकी एक क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी सेट कर लो कि हाँ मुझे हर हफ्ता करना है, हर 3-4 दिन में करना है, वॉट एवर सूट्स यू। ठीक है। वॉट एवर सूट्स द मीन्स योर प्रोडक्शन फ्लो। तो आपको क्या करना है, आपको रेगुलर बेसिस पे वर्क प्लेस को क्लीन करना है। देन आपको जो भी वर्क प्लेस है उसको सेफ रखना है, इजी टू वर्क रखना है एंड क्लीन एंड प्लीजिंग टू वर्क इन रखना है। मतलब सेफ रखो, क्लीन रखो, इसका यही मतलब हुआ। देन इन एन अनफेमिलियर एनवायरनमेंट पीपल मस्ट बी एबल टू डिटेक्ट एनी प्रॉब्लम्स विद इन 50 फीट। तो अगर आप कोई नई जगह जाके काम कर रहे हो या फिर आपको जो एनवायरनमेंट है दैट इज नॉट फैमिलियर, कुछ ऐसा है जो डिस्टर्बिंग हो सकता है आपके प्रोडक्शन के लिए, तो 50 फीट के अंदर अंदर तक आपको जो है वो डिटेक्ट कर लेना चाहिए। मतलब 50 फीट तक
इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो भी 50 फीट की डिस्टेंस तक है जो भी प्रॉब्लम्स उसको तो एटलीस्ट आप डिटेक्ट कर ही लो, अगर कोई अनफेमिलियर एनवायरनमेंट है जिससे कुछ प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप पढ़ रहे हो, अगर पढ़ रहे हो, आपको पता है कि आपकी कॉलोनी में कीर्तन होने वाला है एंड मतलब आपको पता है कि उससे डिस्टरबेंस हो सकते हैं, तो आप नेसेसरी अरेंजमेंट्स करो, दूसरे रूम में जाके बैठो या अपने दोस्त के घर जाओ या कहीं जाओ, है ना। तो इसी तरह से अगर हम वर्क की बात करें तो कोई भी अगर अनफैमिलियर एनवायरनमेंट हो रहा है क्रिएट, तो कुछ प्रॉब्लम्स अगर आ सकती हैं तो उसको पहले से डिटेक्ट करके रख लो। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 एस पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा था सॉर्टिंग, देन वी स्टडीड अबाउट सेट इन ऑर्डर एंड देन वी स्टडीड अबाउट व्हाट, शाइन। देन आपका जो अनदर ऐसे दैट टॉक्स अबाउट स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या हुआ कि हमको जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, उसको स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में करना है। तो हमको हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेट करना है एंड उसको अचीव करना है। सो वी हैव टू स्टैंडर्डाइज द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द वर्क एरिया, देन वी हैव टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स, ऑर्डरलीनेस, एंड एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। ठीक है, क्योंकि हर प्रोसेस का स्टैंडर्ड होता है और हमें जो है अपने जो मीन्स स्टैंडर्ड को हम यूज़ कर रहे हैं, दैट शुड बी ऑफ utmost क्वालिटी एंड इट शुड बी विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, फिर उसके बाद में है आपका सस्टेन। तो आपने जो भी अभी तक पूरा मैनेजमेंट करा, आपने सॉर्टिंग करी, देन आपने क्लीनिंग करी, सेट इन ऑर्डर करा, स्टैंडर्डाइज करा। अब ये चीज़ आपको कोई शॉर्ट टर्म में तो चाहिए नहीं, आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि ये चीज़ें तो प्रॉपर रहे। ठीक है, साथ ही में डिसिप्लिन मेंटेन हो, किसी को हार्मफुल ना हो, ट्रेनिंग मिले प्रॉपरली एंड डिसिप्लिन हो जिससे प्रॉपर ऑर्डर में काम हो पाए। ऑल्सो ट्रांसलेट्स as do without being told। एंड ट्रेनिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, तो उसमें हम जो है फीडबैक जो हमें लेना पड़ेगा मंथली बेसिस पे। ठीक है, तो मतलब ये है कि डिसिप्लिन के साथ करो, और ऐसा नहीं हो कि आपको बार बार बताना पड़ रहा है। डू विदाउट बीइंग टोल्ड का मतलब ऐसा ना हो कि आपको बार बार बताना पड़ रहा है। यू शुड बी प्रॉपरली अवेयर कि जो भी आप काम कर रहे हो डिसिप्लिन के साथ में कर रहे हो, ट्रेनिंग लो, एंड किसी को भी हार्मफुल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। एंड क्योंकि ट्रेनिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको उसका फीडबैक लेना चाहिए मंथली बेसिस पे एंड उसको और बेटर करने की कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा होगा कि इन सबका क्रक्स जो निकल के आ रहा है वो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के लिए ही आ रहा है। अगर आप जो है अपने काम को प्रॉपर तरह से करोगे तो उससे आपका काम इफेक्टिव भी होगा और एफिशिएंट भी होगा। 5 इन लीन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट। तो इंफॉर्मेशन जो है वो आउटपुट होता है इंजीनियरिंग एंड डिजाइन इन अ लीन एंटरप्राइज। तो जो थ्योरी होती है बिहाइंड यूजिंग 5S here is dirty, cluttered or damaged surfaces attract the eye, which spends a fraction of second trying to pull useful information from the every time we glance past। तो यहाँ पे ना ये आपको पूरी थ्योरी एक तरह से बता रहे हैं कि जो 5S की थ्योरी है वो इस बात पे बेस्ड है कि जो डर्टी या फिर क्लटर्ड या डैमेज सर्फेसेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अट्रैक्ट द आई मतलब एकदम से आपकी निगाह में आते हैं, विच स्पेंड्स अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड ट्राइंग टू पुल यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम एवरी टाइम वी ग्लांस पास्ट। अगर गंदी चीजें होती, गंदे सर्फेसेस होते हैं, तो एक तो वो निगाह में आते हैं, फिर उससे आपको इन्फॉर्मेशन पुल करने में भी टाइम लगता है। उसी तरह से जो ओल्ड इक्विपमेंट होते हैं वो नए इक्विपमेंट को छुपा देते हैं एंड उससे फिर लोगों को समझ नहीं आता कौन सा यूज करना है। तो बेटर ये रहेगा कि जो भी ओल्ड इक्विपमेंट्स हैं या जो भी अननेसेसरी आइटम्स है उसको हटा दो एंड सिर्फ नेसेसरी चीज़ें रखो, फिर क्लीन रखो हर चीज़ को। एंड आप क्या करो, स्टैंडर्ड्स प्रॉपर मेंटेन करो। तो इसमें यही है कि किस थ्योरी पे बेसिकली ये है। और ये जो 5S की मेथोडोलॉजी है ये आपकी ना कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बल्कि आपकी हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ने भी यूज इसको कर लिया है। ठीक है, अब हम एक केस स्टडी पढ़ते हैं, केस सिनेरियो पढ़ते हैं। Y&E चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो ऑफर कर रहे हैं वाइड रेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड multidisciplinary professional services that meet the immediate as well as long-term business needs of clients. Now, one of the partner E was upset with office documentation. ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं इसमें। तो जो ई वाला पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा अपसेट है ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं, ये आर्ग्यू दैट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सोल्यूशन इज नीडेड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी विद इन द फर्म। वो ये बोलता है कि भैया ये डॉक्यूमेंट का जो
आप कर रहे हो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एंड ऑफिस का डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं करोगे तो हमारी फर्म की एफिशिएंसी इससे बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, मतलब मैक्सिमाइज नहीं हो पा रही है एफिशिएंसी। तो जो सीनियर पार्टनर है वाई, उन्होंने एक सेमिनार रिसेंटली ही अटेंड किया था एंड उनको पता लगा कि 5S नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो उन्होंने जो है बोला, ही सेड दैट ओल्ड फाइल्स हाइड द की फाइल्स फ्रॉम द आई एंड फोर्सेस स्टाफ टू आस्क विच टू यूज। अब जैसे आप ही को भेज दिया जाए कि बेटा जो है वो फाइल ढूंढ के लाओ। अब वैसे आपको चाहिए थी न्यू वाली फाइल्स, अब वहां पर ओल्ड फाइल्स भी रखी हैं उस ऑफिस में, न्यू फाइल्स भी रखे हैं। सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म कोई है, इन्हीं की फर्म की बात कर ले रहे हैं, वाई एंड की। किसी भी एक बंदे को बोला कि जाओ और फाइल ढूंढ के लाओ। अब फाइल ढूंढने गया वो, उसको सारी की सारी फाइल पिंक कलर की ही दिख रही है या ब्लू कलर की दिख रही है, जो भी इनका है। अब ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भैया कौन सी लेकर आऊं मैं। एंड ओल्ड वाली फाइल्स की वजह से वो जो न्यू वाली है वो मतलब छुप रही हैं कहीं ना कहीं, एंड स्टाफ फिर पूछ रहा है कौन सी लाऊं मैं। तो उससे इनका टाइम भी बर्बाद हो रहा है, इरिटेट ही अलग हो रहे हैं, एंड इनका काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए वाई ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हम 5S लगा देते हैं। तो अब आपको बताना है कि वाई एंड डी किसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 5S लगाएंगे। तो अगर अभी तक किसी को कोई भी एक पॉइंट समझ नहीं आया होगा तो आई होप कि वो उससे आप क्लियर हो जाए। तो सोल्यूशन को हम देखो कैसे करके इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। ऑफिस प्रोसेसेस ऑफन हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ पेपर वर्क एंड दिस नॉट ओनली मेक्स प्रोसेसेस स्लोअर बट ऑल्सो एरर्स टू बी इंट्रोड्यूस। ऑफिस में बहुत सारे पेपर्स यूज होते हैं, बहुत लेंदी प्रोसेस भी होता है ये, एंड धीरे धीरे भी होता है। तो 5S जो मेथड है वो किसके बारे में बात करता है कि तो आप सफाई करो, क्लीनिंग करो, एंड वर्किंग एरिया की, एंड मेंटेन करो उस क्लीनलीनेस को। सिर्फ एक बार में करके नहीं रख देनी है, सस्टेन करके रखना है जो भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो। तो जो 5S का है, अब इन्होंने बारी बारी स्टार्ट किया। सॉर्टिंग, तो सॉर्टिंग में क्या है? सॉर्टिंग एंड रिमूवल ऑफ अननेसेसरी फाइल्स, पेपर्स, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन द वर्क। सॉर्टिंग इज डिजाइन टू मेक द वर्क एरिया नीट, ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड। तो मतलब कि जैसे सपोज आपके कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो छोड़ के चले गए हैं, आपके पास अब काम नहीं करा रहे हैं, पर उनकी फाइल्स अभी भी हैं आपके पास में, तो आप उन वाली फाइल्स को अलग रख दो। एंड जिन क्लाइंट्स के साथ आप डेली बेसिस पे डील करते हो उनको अलग रख दो। या फिर अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का काम कर रहे हो तो डायरेक्ट टैक्स का मटेरियल अलग रख दो, इनडायरेक्ट टैक्स का मटेरियल अलग रख दो। तो उससे क्या होगा? सॉर्टिंग कर लिया आपने। ठीक है, आपने अननेसेसरी चीजों को हटा दिया एंड सॉर्टिंग कर दी आपने, सो दैट जो रेलिवेंट चीजें हैं वो आपको इजीली मिल जाए। ठीक है, इफ एन आइटम इज नॉट रेलिवेंट फॉर द वर्क देन इट शुड नॉट बी इन द वर्क एरिया। अगर वो चीज रेलिवेंट ही नहीं है, सपोज वो वाला जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अब किसी काम के हैं ही नहीं, तो उनको क्यों रख रखा है? फेंको उनको उठा के। ठीक है, तो सिर्फ आपको नेसेसरी चीजें रखनी है, अननेसेसरी चीजें हटा दो। अब आते हैं हम अपने दूसरे एस पे। 5S यूज हुए हैं ना। दूसरा एस क्या है? सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है क्या? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट चीजों का मतलब कि क्या करो? चीजों को अरेंज करो, अरेंज ऑल द नेसेसरी आइटम। जो ऊपर आपने नेसेसरी आइटम्स, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में केवल और केवल नेसेसरी आइटम्स है ना, तो उनको क्या करो? अरेंज करो। जैसे मैंने ऊपर वाली एग्जाम्पल में ही आपको बता दिया कि डीटी का अलग रखो, आईडीटी का अलग रखो। मतलब कि पहले तो आपको सिर्फ वही चीजें रखनी है जो आपको रिक्वायर्ड है, उसमें भी आपको ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर करना है, उसका अरेंजमेंट प्रॉपर करना है। अरेंज करो सारे के सारे नेसेसरी आइटम्स को इस तरह से कि वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो एंड एक्सेसिबल हो। ठीक है, जैसे बहुत सारी फर्म्स ये करती भी हैं कि A to Z क्या करती हैं, वो स्लॉट्स बना लेते हैं कि यहाँ पे हमारे A to E वाली फाइल्स रहेंगी, देन यहाँ पे हमारे F ऑनवर्ड्स रहेंगी, देन उसके बाद में दूसरा स्लॉट रहेगा। इस तरह से स्लॉट्स बना लेते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर या जो भी ऑर्डर आपका होता है। तो उससे वो लोग क्या करें? उससे वो ऑर्गेनाइज करें, उनके पास हैं सारी नेसेसरी फाइल्स, लेकिन उसको भी वो क्या करें? अरेंज करें। राइट, तो उससे क्या होता है? उससे उनको इजीली मिल जाता है एंड आइडेंटिफिएबल भी होता है वो। ठीक है, तो ये जो है एडवाइजेबल है कि आप क्या करो? आप इंडेक्सिंग कर दो फाइल्स की एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर दो। आप एक इंडेक्स बना लो, प्रॉपर इंडेक्स शुड बी मेड, एंड उसको हर फाइल पे पेस्ट कर दो कि उसके अंदर क्या कंटेंट है, क्या पैटर्न है कंटेंट्स का, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें रखे हैं। तो ये भी इन्होंने एक अच्छा तरीका बताया कि आप क्या करो? फाइल में ही इंडेक्स बना लो। ठीक है, इवन इनसाइड कबर्ड आप क्या करो? paper of indexing about files within its name should be pasted so that a specific file can be easily traced. आप ऐसा भी कर सकते हो कि कवर्ड के अंदर भी आप एक लिस्ट लगा दो, एक इंडेक्स लगा दो, जिससे आपको पता लग जाए किस कवर्ड में कौन सी फाइल हमने रखी है। सेम कैन बी डन विद रिस्पेक्ट टू द फोल्डर्स इन कंप्यूटर। राइट फाइल शुड बी saved in right folder with identifiable name so that anyone can easily find any file. तो जैसे सपोज आपके
एक ही फैमिली के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो अब क्या करो, एक ही मतलब फैमिली से बहुत सारी फाइल्स आ रही हैं, तो जैसे सपोज कोई एक्स फैमिली है, तो उसमें एक्स फैमिली की जितने भी हैं उस फोल्डर में वो डाल दो। तो यहाँ पे एक तरह से वही चीजें बता रहे हैं जो हम जनरली अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, अपने घर में, अपने ऑफिस में, हर जगह सिस्टमैटिकली हर चीज को अरेंज करना। ठीक है। Now, frequent use items should be close by, and infrequent use items can be further away in a central area. All storage areas should be clearly labeled to allow items to be put in correct place. For example, where did I leave the office stamp again? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ये कहाँ छोड़ दिया। हर चीज को प्रॉपरली लेबल करो, सिर्फ अरेंज ही नहीं करना, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सी चीज कैसे अरेंज करी है। तो हर चीज की एक प्रॉपर जगह बना लो एंड उस पर लेबलिंग कर दो। ठीक है। सो दैट वापस से अगर कोई उठा रहा है वो फाइल और उसको वापस उसको रखना है, तो उसको पता तो होना उसको कहाँ रखना है वो फाइल। ठीक है। देन शाइन, शाइन का मतलब क्या था, क्लीनिंग करना। तो हमने क्या करा, सॉर्टिंग कर लिया, देन हमने सेट इन ऑर्डर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। तो आफ्टर सॉर्टिंग एंड सिंप्लीफाइंग, इट इज नेसेसरी कि जो वर्क एरिया है उसको क्लीन और सेफ रखो। शाइनिंग इज ऑल्सो एन इंस्पेक्शन प्रोसेस फॉर द एरिया। तो ये बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, अपने एरिया को साफ भी करना है। ठीक है। दैट इज एवरीथिंग इज इन गुड कंडीशन, हर चीज जो है वो गुड कंडीशन में हो। इट इज डिजायरेबल टू इन्वॉल्व एम्प्लॉयज फॉर 15 to 20 minutes ईच डे टू क्लीन द वर्क एरिया सो दैट दे कैन हैव द हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस। तो इन्होंने ये बोला कि एम्प्लॉयज को बोलो कि भाई ऐसे नहीं कि पूरा टेबल तुम फैला हुआ छोड़ जाते हो, 15 से 20 मिनट निकाला करो डेली, और जो ये कचरा फैलाया उसको समेटा करो, अपने हर काम को ऑर्गेनाइज रखो। ठीक है। तो उनके अंदर भी आपको ये हैबिट इनकलकेट करनी है कि वो अपने जो जगह है उसको साफ रखे, हर कोई अपनी अपनी जगह साफ रखेगा, तो पूरा जो एरिया है, पूरा जो वर्क प्लेस है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में ऑफिस है, तो वो साफ रहेगा। इन द सेम वे, जो भी अनइम्पॉर्टेंट फाइल्स हैं, या तो वो डेस्कटॉप में है या वो किसी ड्राइवर में है, उसको आप परमानेंटली डिलीट कर दो। हमें कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट या अननेसेसरी नहीं चाहिए। वी ओनली नीड नेसेसरी आइटम्स, एंड दैट टू इन अ वेरी वेरी सिस्टमैटिक मैनर। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट इस बात करता है स्टैंडर्डाइज। नाउ व्हाट इज दिस स्टैंडर्डाइज? स्टैंडर्डाइज का मतलब ये था कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। तो अ क्लीन एंड टाइडी वर्क एरिया अलाउज द प्रैक्टिसेस टू बी स्टैंडर्डाइज एंड एग्जामिन्ड फॉर क्वालिटी और प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स। तो आप अगर साफ सुथरा काम करोगे, तो आपका जो काम है वो बेटर क्वालिटी का होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उसको आप डॉक्यूमेंट करो कि आप अपने काम को और बेटर कैसे कर सकते हो। And rolled out across the work area, standards and process measures are established and displayed in work area. For example, red file can be standardized for very important files. इसी तरह से green files for important files and yellow files for unimportant files. तो इस तरह से जो आप अपना है बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर आ सकते हो। जैसे आपने हर चीज कर दी, उसके बाद में आपने सेट इन ऑर्डर भी कर दिया, अब उसको आप और कैसे स्टैंडर्डाइज कर सकते हो। तो इसमें इन्होंने एक चीज और कर दी कि उसको और ज्यादा बेस्ट आप कैसे बना सकते हो, क्योंकि आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो काम है वो क्वालिटी के साथ हो। तो इस तरह से इन्होंने बोल दिया कि जैसे आपको अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चाहिए तो रेड फाइल उठा लो, उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट चाहिए तो ग्रीन, और उससे भी थोड़ा कम या अनइम्पॉर्टेंट तो येलो। ठीक है। देन सस्टेन का मतलब क्या हुआ, डिसिप्लिन मेंटेन करो। और डिसिप्लिन कब मेंटेन हो पाएगा, बाय ऑडिटिंग वर्क एरियाज एंड प्रोसेसेस टू मेक श्योर कि जो भी 5 स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन है। तो ऐसा नहीं हो कि ये जो 4 ऊपर के एस थे वो सिर्फ एक ही बार लगाए हैं, ये लॉन्ग टर्म में लगाते रहना है, और साथ ही में डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है। तो इस चीज को चेक करते रहो टाइम टू टाइम कि हर चीज जो है वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है। नाउ इट इज वर्थवाइल टू अप्लाई 5S स्टैंडर्ड्स कंटिन्यूअसली, डेली बेसिस पे करो एंड चेक करो कि क्या कोई इसमें हमें चेंजेस करना है या अपग्रेडेशन करना है, so that firm can have good management in terms of documentation also, cleanliness also, and time saving of partners as well as the clients. तो हर चीज को एक तो देखते रहो कि प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, और कंटिन्यूअसली हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड उसमें कुछ चेंजेस करने तो वो भी कर लो, और कुछ अपग्रेडेशन चाहिए वो भी कर लो। ठीक है। सो ओवरऑल 5S in organization streamlines the work, low to reduce errors as well as improving processes and employees satisfaction. ठीक है। हर काम सही रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, तो एम्प्लॉयज भी जो है वो प्रॉपर रहेंगे, खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे अपने काम से, एंड सारा काम भी ठीक हो जाएगा। तो इसमें एक और प्रिंसिपल यूज हुआ है लीन सिस्टम का, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कोई चेंज की जरूरत है तो आप चेंज भी कर पा रहे हो उसको। राइट। तो आपके 5S थे, तो आई होप कि ये समझ आ गए होंगे, कुछ इसमें इतना डिफिकल्ट था नहीं। एक बार मैं
फिर से बता देती हूँ। सॉर्ट का मतलब नेसेसरी आइटम्स को आप छांटो। देन सेट इन ऑर्डर का मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। देन शाइन का मतलब क्लीन। स्टैंडर्डाइज का मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर के आना कि और वेस्ट इसमें क्या हो सकता है। देन सस्टेन का मतलब यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑल दिस शुड बी कंटिन्यूअसली इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर ये हो गया है। जस्ट इन टाइम जो था वो सबसे बड़ा था। अब उसके बाद में आगे की जो सॉरी लीन्स हैं आपके, वो उतने बड़े नहीं हैं। ठीक है, तो मैं इसी तरह से छोटी छोटी वीडियोस जो बना पाऊंगी, जो न्यूमेरिकल है उसका लिंक दे दूंगी। एंड जितना भी थ्योरी का पोर्शन है वो मैं आपको करवा दूंगी। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा दैट विल बी अबाउट टीपीएम। एंड उसके बाद में जो है फिर हम लोग सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग एंड आगे के टॉपिक्स करके इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में ये चैप्टर जो है वो हो जाना चाहिए, व्हाट आई बिलीव। बाकी लेट्स सी। ठीक है, मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूंगी कि मैं जल्दी जल्दी जो है ये सब अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो आई एम एंडिंग द वीडियो हेयर एंड आई होप दैट यू लाइक्ड इट। थैंक यू।